ये वो वाला रोल है जो शायद एक एक्टर की ज़िंदगी में बहुत कम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। नुक्कड़ का थिएटर करूँ आपके साथ यहाँ गली में तो वो भी उतनी ही शिद्दत से करूँ जितना वेंकटेश सर के साथ सीन करते वक़्त। वेंकटेश सर के साथ वो जो बातचीत और वो जो मेंटरिंग उन्होंने मेरी की। वेंकटेश सर के साथ आई वाज़न्ट श्योर बिकॉज़ वो सीनियर हैं एंड मेरे खुद मन में उनके लिए उस किस्म की इज़्ज़त थी। तो राणा के साथ तो बिल्कुल वो बडी वाली दोस्ती हो गई। मैं शायद अब सबसे कमज़ोर, सबसे टूटा हुआ अगर अपनी ज़िंदगी में कभी रहा हूँ तो इन 2 सालों में। कुछ दिखावे में मज़ा आता है और कुछ दिखावा बहुत प्रेशराइज़िंग हो जाता है। और एक एक्टर की ज़िंदगी में ये दोनों ही दिखावे बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ फ़िल्म स्टार्स के कभी-कभार मंदिर बन जाते हैं, तो एलए में ऐसा नहीं होता। ये वो लेयर है एक एक्टर की ज़िंदगी में, जो आम जनता बहुत मुश्किल से समझ पाती है क्योंकि हम कभी उन्हें वो दिखाते ही नहीं। तो एक्टिंग के अलावा ये दूसरे फ़िज़िकल एट्रिब्यूट्स होते हैं, एक एक्टर के सिलेक्शन में। बात से पहले कभी कोई पीआर टीम हायर नहीं की। मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि मुझे काम दे दीजिए प्लीज़। हालाँकि मैं बाहर वाला हूँ। और कभी कोई गॉडफादर नहीं रहा और मैंने खुद सफ़र किया है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में रोल कट गए या और बाहर जाकर ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन हो रहे हैं और वो वहाँ बैठे हैं और हमारे देश का नाम कर रहे हैं। कौन गधा है जो ये कंपैरिज़न करेगा इस वक़्त? हे मेरा नाम गौरव चोपड़ा है और आप मुझे देख रहे हैं #अनफिल्टर्ड बातों में, ट्रूली अनफिल्टर्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि दिल से दिल तक की बातें करने की कोशिश करते हैं। आज बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कमाल के अदाकार तो हैं ही, मल्टी टैलेंटेड इंसान, उससे भी खूबसूरत। बातचीत उनकी जो है वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे बात करने में मुझे मालूम है बड़ा मज़े आने वाले हैं। और उनका जो शो है, नया प्रोजेक्ट है राणा नायडू, वो नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और उनके रोल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। हालाँकि टीवी, फ़िल्म्स, रियलिटी शो हर जगह वो छाए रहे हैं, लेकिन इनके जो फैन्स हैं, इनको थोड़ी-सी कोफ्त है उनको इनसे कि कम काम कर रहे हैं, चूज़ी हो गए हैं। तो अब उन्हीं से जान लेते हैं। गौरव, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आपकी इस सच्ची और झूठी तारीफ़ के लिए। नहीं, नहीं, ये सच्ची ही थी। ओके, थैंक और जैसे कि हम बात कर रहे थे और आपका एक वो ऑरा है ना, बहुत ही पॉजिटिव है और बातचीत आपके साथ करने वो एक अलग ही आनंद आने वाला है। तो पहले तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपका शो जो है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो नंबर 1 चल रहा है इस समय। बहुत दिनों के बाद आपको, क्योंकि अलग-अलग किरदारों में देखा है, ये जो किरदार है, वो सभी किरदारों से अलग है, बहुत रेंज है इसमें। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ये वो वाला रोल है जो शायद एक एक्टर की ज़िंदगी में बहुत कम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ एक ही रोल में आप बहुत सारी चीज़ें दिखाने का मौका मिल जाए। इट्स वन ऑफ दोज़ ड्रीम पार्ट्स एंड आई मस्ट से दैट यू नो एक इंटरनेशनल शो है, उससे उसके राइट्स लेकर उसका एक इंडियन वर्जन बनाया जा रहा है और इंटरनेशनल शो में ये वाला रोल बहुत छोटा है। तो जो हमारे मेकर हैं जो इस राणा नायडू की इस दुनिया के जो रचयिता हैं करण अंशुमन, उन्होंने ऐसा उन्हें लगा कि जब वो एलए की माहौल से निकल कर बम्बई की दुनिया में आती है ये कहानी और यहाँ पर हम एक फिल्म स्टार के बारे में कहते हैं तो फिल्म स्टार के बारे में इंडिया में और बम्बई में फिर एक मच बिगर कहानी होनी चाहिए, उसमें और पहलू होने चाहिए। हमारे यहाँ फिल्म स्टार्स के कभी कभार मंदिर बन जाते हैं तो एलए में ऐसा नहीं होता। सो he put in more sort of pointers and aspects to the role and जैसे जैसे हम शूट करते रहे हमने उस हर मौके का उस हर पॉइंट का फ़ायदा उठाते हुए उसका एक छोटा सा लेयर, उसका छोटा सा माहौल, एक छोटा सा शेड ऐड करते रहे किरदार को। अब जो वो बनकर निकला है, मैं ऑनेस्टली नहीं कह सकता कि शुरुआत में हम में से किसी ने भी ऐसा सोचा था। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो आप एक कैनवस पे पेंट करने लगे और बस जोड़ते गए और करते गए और शेडिंग करते गए और एक और रंग ऐड करते गए और बाय द एंड ऑफ इट अब वो पेंटिंग जो है वो क्या हमने ओरिजिनली ऐसी सोची थी वो मैं नहीं कह सकता। पर इतनी सराहना जब आपको एक एक्टर को अच्छा दिखने के लिए तारीफ मिलती है तो अच्छा लगता है। अच्छा डांस करने के लिए तारीफ मिलती है तो अच्छा लगता है। अ, बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये सब साथ में हो जाए तो पैकेज है। हाँ, यू जस्ट लुक अप एंड यू से थैंक यू। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज़ रोल्स। खुद के प्रोफेशन को, एक सुपरस्टार के किरदार को निभाना आसान था, मुश्किल था?
नुएंसेस आपको तो पता ही थे कैसे? नहीं, आसान और मुश्किल दोनों, जैसे ज़िंदगी में हर चीज़ होती है। हाँ, मैं एक एक्टर हूँ, इतने सालों से उतार चढ़ाव पता है, लोगों के सामने कैसे करना पड़ता है वो पता है। तो एक बहुत बड़े सुपरस्टार की ज़िंदगी में वो क्या मुखौटा होगा, वो क्या लेयर्स होंगे जो वो दुनिया के सामने दिखाता है, और वो क्या अंदरूनी इंसान होगा जो वो किसी को नहीं दिखाता, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ऑल्सो क्योंकि मैं बहुत बात बिल्कुल सच्चाई से करता हूँ, बट अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता हूँ, और उस बात को हमेशा से ही, शुरुआत से मैंने वैसे रखा। तो उस बात का एक एहसास मुझे हमेशा से था, और वो कैरेक्टर के पहले सीन में ही वो बात क्लियर हो जाती है। हम देखते हैं कि वो थोड़ा स्ट्रेस्ड है, उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसकी तारीफ करती है, वो डांट लगा देता है, फिर बहुत आराम से बोल देता है कि यहाँ पे छूट गया। फिर एक गहरी सांस लेता है, ऐसे करके खड़ा होता है, एक स्विग में अपनी विस्की ख़त्म करता है और कहता है लेट्स गेट दिस ओवर विद। और वो एक लाइन क्रक्स है इस पूरी चीज़ का। नीचे उसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, बाहर फैंस और मीडिया है, नीचे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, लड़कियां हैं, सब लोग उससे इतना प्यार करते हैं, और उसका बिल्कुल मन नहीं है जाने का। और ये वो प्रेशर है, ये वो लेयर है एक एक्टर की ज़िंदगी में, जो आम जनता बहुत मुश्किल से समझ पाती है, क्योंकि हम कभी उन्हें वो दिखाते ही नहीं, और अगर दिखा देंगे तो उनका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लाइक फॉर मी, ये 2 साल जिस दौरान मैं इसे शूट कर रहा था, ये मेरी ज़िंदगी के शायद सबसे लोएस्ट, सबसे डार्केस्ट, मैं शायद अब सबसे कमज़ोर, सबसे टूटा हुआ अगर अपनी ज़िंदगी में कभी रहा हूँ तो इन 2 सालों में। और उसके दौरान आपको ऐसा शूट करना था, तो वो ऑन स्क्रीन नहीं दिखने दिया मैंने। वो ऑन स्क्रीन छुपा के रखने के लिए और ताकत, और एफर्ट लगती है, और फोकस लगता है, कि वो जो बहुत प्रॉब्लम्स और वो बहुत दुख और पीड़ा जो आप सह रहे थे 1 मिनट पहले तक, वो ऐसे, वो अभी ऑन स्क्रीन मेरा वादा जो ऑडियंस के साथ है वो ये है कि वो मुझे प्यार देते हैं और मैं बदले में उन्हें एंटरटेन करता हूँ। उस वादे में ये मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स का कोई रूपरेखा नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। सो दैट, ये वाले जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं ना, जो दिखावा, कुछ दिखावे में मज़ा आता है, और कुछ दिखावा बहुत प्रेशराइजिंग हो जाता है, और एक एक्टर की ज़िंदगी में ये दोनों ही दिखावे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको ऑन स्क्रीन दिखा पाना एक प्रिंस जैसे कैरेक्टर के लिए, जो एक बहुत बड़ा स्टार है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा बड़ा, मुझे और मौका मिल गया, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ ये प्रॉब्लम और बड़ी होती है। सो दैट वे, अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो आसान था क्योंकि मैं एक्टर हूँ, ये समझ सकता हूँ, और मुश्किल था क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। एंड अभी तक तो हम उतने बड़े स्टार नहीं बने, तो थोड़ा सा सोच के, भांप के उसे उस बैलेंस के साथ प्रेजेंट करना था। मेरा काम आसान था, सेट पर 2 बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स थे, करण अंशुमन एंड सुपर्ण वर्मा, इफ़ यू वाचिंग दिस, थैंक यू अगेन। और ना ही उन्होंने बहुत खूबसूरती से और मज़े से इसको बनाया, बट उन्होंने मुझे भी बहुत अलाउ किया मज़ा करने के लिए, एंड सो थैंक यू। आप जैसा बता रहे हो, जैसे आपसे मिलो तो वो एकदम पॉजिटिविटी और वो खुशमिजाज अंदाज वो सब दिखता है, लेकिन बीइंग एन एक्टर कि आपसे एक्सपेक्टेशन आपके फैंस की बहुत होती है, जैसे कि मैं शुरुआत में ही बोल रहा था कि आपके प्रोजेक्ट को लेकर भी होती है कि कम क्यों करते हैं। जैसा कि आप बता रहे हो पिछले 2 साल, वैसे तो 2-3 साल जो पिछले रहे हैं वो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी वैसे रहे हैं जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपने भी बताया कि आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। क्या वो हमेशा प्रेशर रहता है कि नहीं आपको, चाहे वो सोशल मीडिया हो या एक्टिंग वाइज हो या अपने प्रोफेशन या जब किसी से मिलें, तो आपको हमेशा बहुत ही एकदम खुश या अप टू डेट और इस तरीके से दिखना है? देखिए, उसको 2 तरीके से लेता हूँ मैं। एक तो प्रेशर है उम्मीद का, और उम्मीद को आप डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। किसकी उम्मीद? इंडस्ट्री की भी। वो हमेशा आपको एक तरीके से देखना चाहते हैं। क्या मैं 6 फीट 1 इंच टॉल एक्टर हूँ? क्या ये वन ऑफ द रीजंस नहीं था कि मुझे कास्ट किया गया? ऑफ कोर्स। क्या मैं फिट हूँ? क्या ये वन ऑफ द रीजंस नहीं था कि मुझे कास्ट किया गया? ऑफ कोर्स। क्या मैं डांस कर सकता हूँ, एक्शन कर सकता हूँ? क्या ये रीज़न नहीं था? ऑफ कोर्स। तो एक्टिंग के अलावा ये दूसरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं एक एक्टर के सिलेक्शन में। तो ये प्रेशर सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं है, वो तो एक्चुअली सिर्फ प्यार दे देते हैं आपको।
इंडस्ट्री में अपनी वो छवि बना के रखना भी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज आपका अगला काम आपके बारे में अगर मैं कह सकूं तो आपके शो का नाम है अनफिल्टर्ड, सो लेट्स बी हैशटैग अनफिल्टर्ड. Actors don't usually get work for how good they are as actors. They get work for what they are perceived as. तो आप अच्छे या बुरे एक्टर हो सकते हैं, पर अगर आपकी परसेप्शन एक तरीके से है, उस परसेप्शन के बेसिस पर आपको अगला काम मिलता है. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा खेल है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें अपनी काबिलियत के मुकाबले कहीं ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है क्योंकि उनकी परसेप्शन वैसी है. कहा जाता है कि उनका वक्त चल रहा है, उनका दौर है, उनका फेज है, वो बज़ में है. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लोग किसी को वैसा देखकर इस बात से इम्प्रेस होते हैं कि अभी मेरे प्रोजेक्ट में ये आएगा तो मेरे प्रोजेक्ट को बज़ मिलेगा, वो लाइमलाइट में आएगा, वो बिकेगा. और ये मैं बुरी तरीके से नहीं कह रहा क्योंकि ये उनका भी प्रेशर है कि उन्हें जो वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्रिएटिवली, उसके साथ साथ उनको बेचना है. तो ये मार्केटिंग वाले पैरामीटर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो हमें वो एक ऐसा एक्टर लेना है जो बिक जाता हो, जिसके बारे में अच्छी रिव्यूज और परसेप्शन हो. तो ये परसेप्शन का खेल जो है उसमें आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में वो मल्टीपल लेयर्स का परसेप्शन हो जाता है कि आप कितना और कितने कितने लेवल पर दिखा रहे हैं. तो हाँ, क्यों दिखाऊं मैं अपने आंसू. जैसे मैंने कहा, जो मेरा वादा है उनसे, उस वादे में कहीं वो कोई है ही नहीं बात. और आंसू और तकलीफ तो गौरव चोपड़ा के हैं और मैं तो उन्हें किरदार दिखाता हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि दिखाना चाहिए. एक दूसरा पहलू भी है जो कुछ मेरे जैसे इडियट्स उस बात को और तवज्जो दे देते हैं, और वो ये कि आई फील लाइक जिसे भी देखा जाता हो, जिसे भी लोग ऐसे किसी पेडेस्टल पे बिठा दें और फिर उसको देखें और निहारें उसे, और उसके कपड़े, उसके फैशन, उसकी बातचीत से इंस्पायर हों, आई थिंक उस आदमी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपना एक इम्प्रूव्ड वर्जन हमेशा लोगों के सामने रखे. वो ऑरा मेंटेन रखें. नहीं, मैं अगर लोगों को इंस्पायर कर सकता हूं तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उन्हें अच्छी चीजों के लिए इंस्पायर करूं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी होने का प्रिविलेज आपको तब मिलना चाहिए अगर आप इस जिम्मेदारी को समझते हैं. अगर आप रेकलेस हैं और सिर्फ फेमस हो गए हैं तो दैट्स अ सेपरेट थिंग. मुझे ऐसा लगता है, आई एम ओल्ड स्कूल लाइक दैट एक सेलिब्रिटी को अपने कॉन्डक्ट, अपनी बातचीत, अपनी आदतें, अपने बिहेवियर से हमेशा अच्छा इंस्पायर करना चाहिए सोसाइटी को. इट्स अ वे ऑफ गिविंग बैक what you get from society as love and fame. आई थिंक वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें हमेशा अच्छा करने के लिए इंस्पायर करें. तो वो एक अलग सेल्फ इम्पोज प्रेशर आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं बताना चाहता कि मैं कमज़ोर हूँ. मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फाइट किया. मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि उस कमज़ोरी से मैं कैसे उठा, और किसी लेवल पर उनको ये दिखाने के प्रेशर में मैं ये कर पाता हूँ. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट इस कॉम्प्लिकेटेड चीज के पीछे नीयत बड़ी साफ है कि अगर मैं कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने की कोशिश करता रहूं एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, तो फिर मुझे वो हक बनता है कि मैं ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए बातें कहूं और उन्हें अपनी जर्नी के बारे में वो बातें बताऊं. मैं ही अगर छुप छुप के 100 बुरी चीज़ें करता हूं तो फिर मुझे क्या हक बनता है किसी इंटरव्यू में बैठ के या किसी सोशल मीडिया पोस्ट में बड़े बड़े लेक्चर देना और कहना अच्छी अच्छी बातें. आई फील वो वाली वो छलावा मुझसे नहीं होता. आई फील लाइक मैं अगर नीयत से वैसी कोशिश कर रहा हूं तो ही मैं उन्हें वो बताना चाहता हूं. आप एक चीज़ बताओ, आप 2007 में ब्लड डायमंड जैसी फिल्म में लियोनार्डो के साथ में स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे. जॉर्जियन एडिशन, डांसिंग विद द स्टार्स, वो एक ऐसा इंटरनेशनल रियलिटी शो है जिसमें आप आ चुके थे. आपने साउथ फिल्म में भी, मतलब शुरुआत मुझे अगर याद है आपने साउथ तमिल फिल्म से की थी. ऐसा स्टार जो इतना वर्सटाइल है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े स्टार के साथ काम किया हुआ है, वो जो परसेप्शन है, क्या वो परसेप्शन में ये यहाँ की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उसको समझ नहीं पा रही कि इतना टैलेंटेड स्टार है जिसको अब जाके ऐसे काम मिल रहे हैं, वो पहले नहीं मिल सकते? ये तो कहना मुश्किल है, पर उस परसेप्शन के खेल में टाइमिंग, वक्त,
मार्केटिंग, पुशिंग, लॉबिंग, किसी न किसी कैंप का हिस्सा होना, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं और मैं नहीं करता। आप कैंप का हिस्सा नहीं हो पाए। नहीं, नहीं मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने मतलब आज से पहले कभी कोई पीआर टीम हायर नहीं की। मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि मुझे काम दे दीजिए प्लीज़। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उस अच्छे काम को देखकर और काम आपको मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट मिलता भी रहा। अब किस किस्म का काम मिला और किस किस्म का होना चाहिए था ये तो हमेशा फॉर डिबेट रहेगा। एक आर्टिस्ट को हमेशा ये लगता है कि मुझे और बेहतर काम मिलना चाहिए, और कब कहाँ आपको कौन सी चीज़ मिली, ये सारी चीज़ें, ये बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ जिनके नाम आप ले रहे हैं, ये भी तो बस बिना किसी के कहे या बिना सिफारिश के या बिना किसी गॉडफादर के या बिना किसी रेफरेंस के, ये सब भी तो प्योरली आपके आपके बेसिस पर ही मिला। सो आई एम नॉट डिससेटिस्फाइड, आई एम वेरी, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी जो मुझे मिला है उसके लिए। क्या मैं और कर सकता था? ऑफ कोर्स। क्या मैं एज हम जो इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ में बदलाव आ रहा है? हाँ, इस वक्त ये बदलाव आ रहा है। लोग एक नए रूप में देख रहे हैं, लोग उस काबिलियत को इस बड़े प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं। पर हो जाता है, आप टेलीविज़न स्टार माने गए इतने सालों तक, और बहुत सारे लोगों की कुछ एक धारणा है अबाउट हाउ टेलीविज़न एक्टर्स आर। उन्हें लगता है कि वो एक ही लेवल का काम कर सकते हैं या एक ही स्केल का काम कर सकते हैं, उसे छोटा पर्दा कहा जाता है। हालांकि मैंने टेलीविज़न पे भी हमेशा चुनिंदा अलग काम ही, अलग हाँ, चुनिंदा काम ही किए और बहुत सारा काम छोड़ा। अभी पिछले 2-3 साल की जब बात कर रहा हूँ तो इन 3 सालों में सिर्फ 3 रोल्स को हाँ किया, एक नई परसेप्शन बनाने के लिए, एक गौरव वर्जन 2.0 बनाने के लिए, और कितने काम को मना करना पड़ा। और मुश्किल हो जाता है, आप घर पर बैठे हैं, महीने में 10 दिन शूटिंग कर रहे हैं और काम आ रहा है और आप उसे मना कर रहे हैं और ये पैसों कहीं को मना गलत कर रहे नहीं लगता लेकिन कि एक टैग में एक आपको एक ढांचे में फिट कर दिया जाए, जबकि एक्टर एक्टर होता है। वो किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे, आप थिएटर भी कर सकते हो, आप ओटीटी कर सकते हो, आप हर चीज़ कर हैं। सकते नहीं, हो। होना तो वैसे ही चाहिए, हाँ। बट कहीं भी ऐसा नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी बहुत बड़े मीडिया हाउस में काम करते हैं तो आपकी अगली जॉब आसान हो जाएगी। अगर आप किसी छोटे मीडिया हाउस में काम करते हैं पर बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं, तो हो सकता है किसी ने वो मेहनत अभी तक ना देखी हो, जब तक कि आपको वो उस बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं देख लेते, वो आपको उस किस्म का दर्जा नहीं देते। दिस हैपन्स एवरीवेयर। मैं उसके बारे में ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करना चाहूँगा, फेयर नहीं है, बट यही है एंड इट्स ओके। बिकॉज उसे एक्सेप्ट किए बिना आप उसे उसके साथ लड़कर उसे चेंज भी नहीं कर पाएंगे। सो यस, दिस इज हाउ इट इज। एक आई थिंक एक प्रोड्यूसर का प्रोरोगेटिव है कि वो किसे कास्ट करना चाहता है क्योंकि उसका पैसा है। बात फेयरनेस की या टैलेंट की नहीं होती, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं उसे उसे किसे कास्ट करना है। और वो नेपोटिज्म वगैरह की भी जो डिबेट हमेशा उठती है, हालांकि मैं बाहर वाला हूँ और कभी कोई गॉडफादर नहीं रहा, और मैंने खुद सफ़र किया है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में रोल कट गए या प्रमोशंस में से निकाल दिया गया और होर्डिंग पर आपका चेहरा होना चाहिए था पर नहीं है, और आप एक बहुत मेन कैरेक्टर निभा रहे हैं पर आप प्रमोशंस में कहीं नहीं हैं। तो वो फेस करना पड़ा है हमेशा, पर मैं उसे एज अ प्रॉब्लम नहीं समझता, मैं उसे एज अ चैलेंज समझता हूँ। और इसीलिए आप बेहतर काम करते रहें और ये प्रूव करते रहें कि नहीं, वो चीज़ जो आपने मुझे अब तक दी उसके लिए थैंक यू, और वो 4 चीज़ जो अब तक आप मुझे नहीं दे रहे मैं उसके लायक हूँ, प्लीज़ मुझे उस नज़र से देखिए। यू कीप ट्राइंग फॉर दैट इन एन ऑप्टिमिस्टिक सॉर्ट ऑफ वे एंड आई थिंक इट हैपेंस। आई एम होपिंग दिस विल चेंज दैट एंड गुस्सा नहीं आता, वो पीस ऑफ माइंड कैसे हमेशा रखते हो, ये मुस्कुराहट कैसे रखते हो या नहीं, एक्सेप्टेंस से किसी भी ऐसे आपकी ज़िंदगी में या आपकी प्रोफेशन में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके हिसाब से नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसा है, तो एक्सेप्टेंस के बाद उस चीज़ के अराउंड कैसे मैं जा सकता हूँ, कैसे मैं सिचुएशन इंप्रूव कर सकता हूँ या मैं कैसे इस पूरे हालात को बदल सकता हूँ, आपको वो रास्ता भी दिख जाता है। अगर आप एक्सेप्ट ही ना करें तो बस उस चीज़ की एक रंजिश, एक खलिश रह जाती है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऐसा तो बहुत कुछ है। क्या हम उन पॉलिटिशियंस क्या कॉलर पकड़ सकते हैं जिन्हें हम वोट देते हैं और वो हमारे लिए काम नहीं करते? क्या वहाँ फेयरनेस है? क्या देश के बेस्ट लोग, क्या स्टूडेंट्स बेस्ट लोगों को बेस्ट नौकरियाँ मिल जाती हैं? क्या मोस्ट टैलेंटेड लोगों को उनकी टैलेंटेड के हिसाब से
अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलती हैं। क्या वो हमारे देश के उस गरीब तबके में इतना टैलेंट नहीं है पर उनको कहीं कोई एवेन्यू नहीं मिलता दिखाने का? ये अनफेयरनेस तो दुनिया की रीत है एंड उसके खिलाफ जंग लड़ते रहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस का मतलब आप ये मान लीजिए कि ऐसा है और अब ये सोचिए कि कैसे चेंज करना है उसे। मैं एट एन इंडिविजुअल लेवल अपनी वैल्यू सिस्टम और एथिक्स को चेंज किए बिना कोशिश करता रहा हूँ कि हमेशा जब भी जो करूँ वो अच्छा करूँ। मैं नुक्कड़ का थिएटर करूँ आपके साथ यहाँ गली में तो वो भी उतनी ही शिद्दत से करूँ जितना वेंकटेश सर के साथ सीन करते वक्त। सो यू नो पढ़ते बहुत हो आप, इतना अच्छा कैसे बोलते हो? नहीं, ये मुझे मेरे पापा से मिला है। इतनी पढ़ाई मैंने की नहीं जितनी पढ़ाई मैंने उनके तो साथ रह अच्छे के। और इतना अच्छा ओरेटर जो आपको नहीं, एक वो मुझसे भी कहीं अच्छे थे। मेरे फादर अगर कहीं गलती से बम्बई आ जाते तो कहीं बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं। वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड और उनका उनका इंटेलिजेंस, विजडम और वैल्यू सिस्टम फिल्मी था। मुझे बचपन में लगता था ऐसे फिल्में देख कर के सबके फादर्स ऐसे ही होते होंगे क्योंकि मेरे तो ऐसे ही हैं। वो जब मैं घर से बाहर निकला तो एहसास हुआ कि नहीं, ये तो कुछ यूनिक केस हैं एंड आई वाज आई थिंक मोस्ट लकी दैट ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि दैट्स योर फर्स्ट एजुकेशन। कैसा एक्सपीरियंस था वेंकटेश जैसे स्टार के साथ काम करने, राणा? मतलब आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी, मैंने देखा, जी बीटीएस भी देख रहा था। जी जी। कैसा एक्सपीरियंस था वो बताओ? दोनों के साथ ही बहुत अच्छा। और बहुत बार हम एक्टर्स ऐसी बातें कहते हैं खासकर इंटरव्यूज़ में बिकॉज हमें एक दूसरे की तारीफ करना अच्छा लगता है, पर मैं जेन्युइनली दिल से कह रहा हूँ। राणा के साथ तो बिल्कुल वो बड़ी वाली दोस्ती हो गई एंड हम घंटों घंटों नाइट शिफ्ट्स में बैठकर बातें करते रहते थे शॉट्स के बीच में। और इतना अच्छा कंफर्ट लेवल था कि उस कंफर्ट लेवल में वो बहुत सारे मैड सीन्स जो है ना उसमें वो जो क्रेजी परफॉर्मेंस है, वो क्रेजी परफॉर्मेंस में इस बात से बहुत फ़र्क पड़ा कि आपके साथ एक ऐसा कोई एक्टर था जो इतना जेनरस और इतना वार्म और इतना फ्रेंडली था आपके साथ। वेंकटेश सर के साथ आई वॉजंट श्योर बिकॉज वो सीनियर हैं एंड यू नो मेरे खुद मन में उनके लिए उस किस्म की इज्जत थी, तो मुझे पता नहीं था मैं कितना फ्रेंडली कंफर्टेबल हो पाऊंगा। बट ही ऑल्सो वेंट आउट ऑफ हिज वे। और ये बड़े स्टार्स की वो खास बात होती है। उन्होंने भांप लिया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ एक डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है। उन्होंने मुझे अपनी जर्नी, अपनी ज़िंदगी, अपने स्पिरिचुअल परस्यूट्स, उनके गुरु ने उन्हें क्या कहा, उन्होंने कब किस स्टेज पर क्या चीज़ समझी, उन्होंने पर्सनल इतनी बातें मेरे साथ शेयर की हैं मेरे उस डिफ़िकल्ट फेज़ में मुझे मदद करने के लिए कि वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये इस शो के बारे में अगर मैं उस मुकाम पे पहुंचा कि ऑटोबायोग्राफी लिखूं और 4 लोग खरीदने के लिए तैयार हों, तो मेरे फैमिली के अलावा तो इस शो के बारे में वो बात ज़रूर आएगी कि वो वेंकटेश सर के साथ वो जो बातचीत और वो जो मेंटरिंग उन्होंने मेरी की। और साथ में ये भी कह दूँ मैं बहुत इम्प्रोवाइज़ कर रहा था, चीज़ें बहुत सोच रहा था, ऐड कर रहा था। ही वॉज सो इनकरेजिंग। वो इतनी तारीफ़ करते थे सेट पर कि वो करना आपको अच्छा लग रहा था, आप हिचक नहीं रहे थे। वरना इतने बड़े स्टार के सामने आप कभी कभार थोड़े से हेजिटेट करते हैं। आज सीन देखता हूँ तो सीन के बीच में मैं उनकी छाती पर ऐसे तबला बजा रहा हूँ और ये सब मुझे ध्यान नहीं होता है करते वक्त, बट इसका मतलब मैं उनके साथ इतना कंफर्टेबल था कि मैंने उनके साथ ऐसा किया, सो उसका क्रेडिट उनको जाता है एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू। और आने वाले वक्त में अब गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म भी आ रही है, उसमें भी बड़ा अच्छा किरदार है जहाँ तक हमें पता चला है। कुछ उसके बारे में बताओ आप। गदर 2 वो बड़ी कमर्शियल हिंदी फिल्म है जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये वो फिल्म का मज़ा लेकर वो फिल्म वापस आ रही है जिस मज़े को हम लोग मिस करते आए हैं। वो सारी कंप्लेंट्स पिछले कुछ सालों से कि हिंदी फिल्मों में वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो यहाँ सब कुछ खत्म हो उसमें जाएगी। देखने वाला। आप हंसेंगे, आप ताली बजाएंगे, आप रोएंगे और आपको रोना अच्छा लगेगा। आप घर जाकर किसी को रिव्यू में ये कहेंगे कि मैं 4 सीन में रोया, मुझे बहुत मज़ा आया। it's great, it's and I'm again very lucky that I'm a part of that। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मुख्तलिफ रोल है। तो प्रिंस के बाद बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे पहचान ही ना पाएँ क्योंकि बॉडी, चेहरा
सब एकदम अलग है। लहजा, आवाज़, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली और इसी डिफरेंट। के लिए सो तो आप जाने जाते हो कि कैसे हर किरदार में अपने आप को ढालना है। जी, कोशिश करते हैं और अभी यही चाहेंगे कि जब इस लेवल पर, इन बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पर हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग उसी तरीके से देखें। कौन इंस्पायर करता है आपको? बहुत सारे लोग। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो ज़िंदगी खुद होती है, पर मैं एक्चुअली बहुत ही हार्डकोर दिलीप साहब स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस का स्टूडेंट हूँ। और उस स्कूल के कुछ कुछ लोग दिखते हैं मुझे, कुछ हमारे देश में, कुछ बाहर। बाहर अल पचिनो हैं, वो उसी किस्म से करते हैं। तो मुझे एक वो अजीब सी ऐसे रेजोनेंस दिखती है कि दिलीप साहब और बच्चन साहब, और वहाँ मार्लन ब्रांडो और अल पचिनो, वो वो एक ऐसे कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ द लेगेसी जो है वो दिखती है। सो उसी स्कूल का मैं, ये लोग बड़े बड़े हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल हैं, मैं कहीं स्टूडेंट हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, लाइफ में बीइंग एन एक्टर, और अपने बारे में आप बता ही रहे हो कि बहुत सारे उतार चढ़ाव, और मैं हमेशा ही मानता हूँ कि आप देखते हो ग्राफ में, अगर वो ग्राफ ऐसा हो गया तो लाइफ लाइन ख़त्म है आपकी। आप सबसे ज़्यादा हिम्मत कैसे, किस तरीके से जुटा पाते हो जब कोई ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि बहुत ही लो फील कर रहा हूँ मैं? ये आजकल बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और इसलिए इस बात को मैं बिल्कुल सच्चाई से कह दूँ, जस्ट इन केस किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी में इससे थोड़ी सी मदद मिल जाए। मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन टू बी पॉजिटिव इन लाइफ, इन सब एस्पेक्ट्स में दोस्त, फैमिली, प्यार करने वाले, काउंसलर्स, इवन मेडिसिन कैन हेल्प यू, बट दैट वन पर्सन जो सबसे ज़्यादा आपकी मदद करेगा वो आप खुद हैं। आपको अपने अंदर की एक आवाज़ ढूंढनी पड़ेगी, बहुत बार उस आवाज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा खुद से, जैसे आप खुद से बात कर रहे हैं, मन ही मन में नहीं, कह दीजिए खुद से वो चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मैं ऐसा करता हूँ। किसी एक दिन बहुत थका हूँ, पर डांट देता हूँ खुद को कि चलो उठो, जाओ जिम जाओ, चलो जाओ उठो, चलो कोई बात नहीं, 20 मिनट के लिए जाओ जाओ। पर वो एक अपना गुरु अपने अंदर ढूंढ लीजिए, और अगर आपको मिल गया तो फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप अकेले रह गए हों, जैसे मेरे साथ इस दौरान था, तो वो पिताजी की आवाज़ जो खुद अपनी आवाज़ में तब्दील हो गई, वो मैंने ना ढूंढी होती तो मुश्किल होता। सो मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको कि अपने आप को ही अपना गुरु बना लीजिए और ढूंढ लीजिए उसे। वो होता है सब में, और हम इंडियंस में तो खासकर, हम लोग बचपन से जिस किस्म की स्पिरिचुअल और रिलीजियस जर्नी से बड़े होते हैं, ये सारे लेसन्स हमारे अंदर हैं, बस उसे अप्लाई करने की देरी होती। भीड़ में भी अकेला पाते हो क्या खुद को आप? आदमी अकेला ही होता है। आदमी कभी, वो तो छलावा है ना साथ। अ, कितनी देर का ये नहीं पता, कितना सच्चा ये नहीं पता, किस वजह से ये नहीं पता, अभी जिस वक्त जो साथ में है वो क्यों है, क्या चाहिए, किस वक्त उसकी वो नीड पूरी हो जाएगी, किस वक्त वो चला जाएगा, किस वक्त वो आपका वो दिल दुखा देगा, किस वक्त आप उसका दिल दुखा देंगे। ये कॉन्वर्सेशन कहीं और चली जाएगी, बट समझ पाते हैं लोग आपको? मैं कोशिश नहीं करता, पर प्यार मिल जाता है बहुत, हमेशा मिलता आया है। और चाहे पूरी दुनिया में एक इंसान समझे और ना भी समझे तो भी ठीक है। बात आपके खुद एवोल्यूशन की है। क्या फ़र्क रह गया इंसानों में और बाकी स्पीशीज़ में अगर हम खुद को इम्प्रूव ना करें? हम क्यों मिडिल स्कूल के बाद उसे हाई स्कूल कहते हैं, क्यों उसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्यों वो एजुकेशन का लेवल बढ़ता है? क्योंकि एज यू ग्रो यू शुड बी इम्प्रूविंग, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड यू नीड टू कीप ट्राइंग। धोखे बड़े खाए हैं लगता है आपने। नहीं, आई थिंक हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे भी आए हैं, बट ठीक है। मैं उन चीज़ों को करेक्ट पर्सपेक्टिव से लेकर, उनसे कुछ लेसन सीख कर, मेरा ये मानना है कि आप किसी का दिल मत दुखाइए, आप किसी को झूठ मत बोलिए, आप झूठे वादे मत कीजिए, बाकी लोग जो करते हैं वो नहीं करते। फिल्म पे आए, क्योंकि शुरुआत आपने तमिल इंडस्ट्री से की थी, आज अभी
हम रैना नायडू की बात कर रहे हैं, हर कोई पैन इंडिया वो टर्म्स यूज़ कर रहा है, लैंग्वेज बैरियर के टूटने की बात कर रहा है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है, एक तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये जो टर्मिनोलॉजी जो आ गई है पैन इंडिया स्टार और पैन इंडिया फिल्म, इन सब को लेकर क्या कहते हो? देखिए वो बहुत ही शुरुआती दौर था, करना तो अब चाहूँगा, अब बहुत मज़ा आएगा अगर कोई देख रहा हो तो। बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे कुछ किरदार करने, क्योंकि कहानी अलग है। आई थिंक आई फाइंड इट थोड़ा सा अनोइंग कि हम लोग किसी कंपटीशन और कंपैरिजन में पड़ गए हैं बिटवीन द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एंड द साउथ फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। इट्स स्टूपिड। अरे मेरे देश की फिल्म है यार, और 500 करोड़ कमाए या 1000 करोड़ कमाए, मेरे देश की फिल्म है, और बाहर जाकर ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन हो रहे हैं और वो वहां बैठे हैं और हमारे देश का नाम कर रहे हैं। कौन गधा है जो ये कंपैरिजन करेगा इस वक्त? और क्यों करेंगे आप ऐसा? आई मीन यू नो यू हैव टू, दिस इज द टाइम टू क्लैप एंड दिस इज द टाइम टू फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ये हमारे देश की फिल्म है। क्या फर्क पड़ता है कौन सी भाषा की है? हमारा कंपटीशन सिर्फ बाहर वालों से है, वो वहाँ फिल्में बनाते हैं, हमारे यहाँ आते हैं और करोड़ों रुपए कमा के जाते हैं। दैट इज द कंपटीशन। बट कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग कहानियां हैं। कितने मज़ेदार बात है कि अब हम पैन इंडिया रिलीजेस कर सकते हैं। अब हम एक मलयालम एक सिंपल सी स्टोरी को हिंदी में देख सकते हैं या सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं, मज़ा आ जाता है। सो हर जगह की, हर माहौल की, हर मिट्टी की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, एंड अलग अलग जगह की ये कहानियां हैं, तो आई थिंक इट्स ग्रेट। तो कंपैरिजन और कंपटीशन का तो कोई सवाल ही नहीं, और उस टर्मिनोलॉजी में मैं पढ़ता नहीं। आई डोंट इवन लाइक द वर्ड बॉलीवुड। दिस इज द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, दैट्स द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, दिस इज द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ये सब हमारी फिल्में हैं, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ एंड वट एवर दैट इंडियन फिल्म्स आर डूइंग। सो आई थिंक आई एम लकी कि मैं इस वक्त हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस किस्म की सिनेमा में, इस किस्म की काम में मुझे और मौका मिलता रहे बस। इफ यू हैव ट्रुथ सीरम, व्हाट विल यू आस्क? राणा से क्या पूछोगे आप? तुम हंसते कब हो यार? क्योंकि एकदम सीरियस रहते थे क्या? नहीं, रियल लाइफ में नहीं, मैं राणा नायडू से बात कर रहा हूँ, राणा डगुपति से। राणा डुग्गुबती से क्या पूछोगे आप? राणा डगुपति से तुम इतने सिंपली कैसे जी रहे हो इतने बड़े स्टार होने के बावजूद? इट्स सो इंस्पायरिंग। वेंकटेश सर से क्या पूछोगे आप? अगेन इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी मॉडेस्टी, इतनी जेनरोसिटी कहाँ से आई इतने सालों की इस किस्म की स्टारडम के बाद? इट्स सच अ फीट, एंड आई विश मैं वैसा हो सकूं जब मैं उनकी उम्र का हूं।